हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। द हिंदू का एक आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ये आर्टिकल या फिर एडिटोरियल, सॉरी मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ, ये एडिटोरियल है जिन्होंने लिखा है वो एक फार्मर आरबीआई गवर्नर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और ये जो को इको चेयरमैन फॉर इकोनॉमिक एडवाइजर है काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ये सी राजन सर हैं। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है और इसमें अगर हम डीप में डिस्कस करें तो हमें एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की ना, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसका जो 3rd चैप्टर है, तो जर्नी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। बट हम बनाएंगे उसको एक अलग सी वीडियो में। बस इसमें हम एक इनका व्यू लेना चाहते हैं और इसमें इन्होंने ये एक्सप्रेस करने की जो कोशिश किया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेस करने की कोशिश की है ना, कैसे ये क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना वाइट बोर्ड। जब वाइट बोर्ड ले लेंगे ना तो हमें आसानी होगी चीज़ों को अच्छे से क्लासीफाई करने के लिए, राइट। सो आप एक सेकेंड वेट करिए और ये वाइट बोर्ड मेरा ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कैसे, तो इसको इन्होंने इंडिया की जर्नी आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर के और अभी तक की जर्नी को कैलकुलेट किया है। उन्होंने मोस्टली 4 क्लासिफिकेशन किए हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो महत्वपूर्ण रहे हैं। तो आज प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैं जो ये डिस्कस करते हैं ना, जिसे इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक को ये कहते हैं। पहली बात तो ऐसे क्लासीफाई करते, पहले जब कॉलोनी था और दूसरी बात पोस्ट इंडिपेंडेंट के बारे में करते हैं। जब ये पोस्ट इंडिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो ये 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जो ये होती है इनकी पहली कैटेगरी होती है ये 1950 प्लस 1960 ये करते हैं। फिर उसके बाद 1970 का इंड देखते हैं। फिर इसके बाद ये तीसरी क्लासिफिकेशन देते हैं 91 से, जब हम ग्लोबल एलपीजी एक्सेप्ट किए। हम अभी इसको डीप में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये करते हैं 1991 से लेकर के आपका 2005 तक, फिर 2005 तक। फिर उसके बाद ये क्लासीफाई करते हैं 2004-5 से लेकर के 2011-12 तक का, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर क्लासीफाई करते हैं 2014 से लेकर के टिल डेट, या फिर कह सकते हो 2022 तक का। हालांकि 2021 मतलब 2019 तक का ये डिस्कस करते हैं। ये अलग अलग ईरा कहते हैं और ये इस ईरा को ना ये कहते हैं कि नॉट द क्लियरिटी बोल सकते हो, मतलब ऑन पॉलिसी मेकिंग पे कहते थे। उस समय के लोग पूरे मतलब बेकार थे। फिर उसके बाद 17 के बाद ये थोड़ा सा मतलब अवेयर हुए, ठीक है, कि नहीं पॉलिसी को ओपन करना चाहिए। और क्लियर जो है कि पिक्चर या फिर पॉलिसी बन करके 1991 के बाद, जो कि जब एलपीजी शुरू हुआ तब। और इसका एलपीजी का जो कि आउटकम हम 1991 से 2005 तक ही आउटकम देखने लगे और इसका ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा रहा। हम इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7%, 8%, 9%, इनफैक्ट 10% तक का भी रहा है। और एक प्रेजेंट टाइम जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसका भी परफॉर्मेंस ये अच्छा बताते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ में आर्टिकल में कैसे कैसे ये क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि जो हमने क्लासीफाई कर दिया ना, इससे काफ़ी एग्जैक्ट हमें पिक्चर मिल जाता। ये कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये कहते हैं कि हमें अगले 2025 तक मतलब अगले 25 वर्षों में, जब हम 2047, सॉरी एक सेकंड थोड़ा सा इसको थीस कर लेते हैं ना, होगा नहीं। इसको ये कहते हैं कि जब हम 2047 में
47 में 100 ईयर अचीव करेंगे ना, उसके बारे में ये एक पिक्चर भी लास्ट में कंक्लूजन में देते हैं। क्योंकि देखिए जो ये 25 साल है ना, हम इसको अमृत काल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे जो पिछला 75 ईयर रहा 1947 से लेकर के 2022 तक, हम इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग सेलिब्रेट किए अभी तक, ठीक है, पर 2022 को। लेकिन हम अगले 25 साल को इसको अमृत काल के रूप में हम सेलिब्रेट करें, तो ये 47 और 100 ईयर हम अचीव कर लेंगे। तो इंडिया का ये कहना, मतलब गवर्नमेंट का ये कि हम डेवलप बन जाएंगे। तो इसका ये मतलब है ना कि जब आप डेवलप पर कैपिटा इनकम, जो मिनिमम पर कैपिटा इनकम जो है कि व्यक्ति का ट्यूटेबल होनी चाहिए, $13,000 होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए हैं कि ये मंथली है कैसे है, तो मेरे हिसाब से ये मंथली ही लगता है, ठीक है, ये मंथली ही होगा, इतना कम नहीं होगा, क्या बोलते हैं ईयरली। तो ये मंथली के हिसाब से यहाँ पे कहते हैं कि दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ग्लोबल सिचुएशन अब ऐसा नहीं है कि सही रहे या फिर गड़बड़ रहे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर ग्लोबल सिचुएशन बदलती, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कोविड आ जाएगा या फिर रसिया यूक्रेन वार हो जाएगा, इससे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, लेकिन कोई प्रिडिक्ट तो किया नहीं था 2020 से पहले, 19 से पहले तो हुई। तो यही कह रहे हैं कि हमें उसको भी देखना चाहिए आने वाले समय में भी, और ये भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी ग्लोबल में हो जाता है। क्योंकि देखिए जब हम 2008-9 का इरा चल रहा था ना, तो उसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड में क्राइसिस थी, ठीक है, इसको बैंक्स हर वर्ल्ड की जो कि करप्ट हो रही थी, लेकिन बट इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस कर रही थी, ठीक है, हमारी अच्छी पॉलिसी थी, हम फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा थे कि हम फ्यूचर को लेकर के काफ़ी अच्छा काम करें, इस वजह से हम उस चपेट से बच पाएँ। दूसरी चीज़ है कि अब हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा इंडिया की जर्नी कैसे रही है। जब हम 20वीं सेंचुरी, मतलब हम जब 1950 का अगर देखें, इससे पहले क्या देखें, तो हम इससे पहले तो ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, क्योंकि 1947 को 57 में हम इंडिपेंडेंट हुए। अगर यहाँ से इससे पीछे का देखें तो हमारा ग्रोथ रेट जो अगर जीडीपी का देखिए एनुअली रही है तो वो जरूर है 0.89%, पॉपुलेशन ग्रोथ आपका 0.8, पर कैपिटा इनकम इतना रही है 0.06। और इस सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंट और कोई ज़्यादा मतलब सरप्राइज नहीं हुआ। और ये भी है कि पॉलिसी मेकर का सबसे बड़ा कंसर्न था कि जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर के लिए कि हमारी कैसी इकोनॉमी होगी, ठीक है। जब हम एनसीईआरटी में क्लास वो कवर करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जब इंडिया डिपेंडेंट हुआ तो किस तरह से काम कर रहा था। दूसरी चीज़ है कि जो अर्ली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसकी 4 एलिमेंट्स मेजर हुआ करते थे। जैसे सेविंग राइज करना था, क्या था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंडिया का, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया डोमिनेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, दूसरा रहा। तीसरा जो रहा आपका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्यात कर रहे हैं, आयात जो कर रहे हैं उसको रिमूव करके हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। फिर उसके बाद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल गुड्स का मतलब यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। कैपिटल गुड्स का मतलब मान लीजिए कि ऐसी कोई मशीन आप प्रोड्यूस करिए जो आगे गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर ले लीजिए, तो इसका ये क्या है कि आप इसको तो एक बार इन्वेस्ट करके कर दी, लेकिन ये एग्रीकल्चर में हर सीजन बाय सीजन यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कैपिटल गुड कहते हैं। कैपिटल गुड्स या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर जिसमें आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट को समझना है तो आप कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन आईएएस की, ठीक है। तो आप होता है कि कुछ लोग होते हैं भाई कि 2 साल 3 साल में कर लेते हैं, कुछ लोग 5 साल होता है, 10 साल भी हो जाता है। तो वो जो आपके फादर आपको पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000 15,000 महीने का, वो अगर आप आईएएस बनते हैं तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे कि 10 लाख 15 लाख लगा क्या नहीं लगा, ठीक है। तो आप अभी तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और फ्यूचर में आप उसका यूटिलाइज करेंगे।
तो ये कहते हैं कि इस चीज़ पे फोकस होना। और जो 19 क्या बोलते हैं, जो 1950 और 60 का जो एरा रहा, एक सेकंड थोड़ा सा हम ना इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं, कलर। तो जो 1956 50 और 60 का जो एरा रहा ना, वो हैंडीकैप ये बताते हैं, जिससे हमने कहा कि कोई क्लियर मतलब मॉडल नहीं अवेलेबल कर पाए। थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ कि नहीं था, बट कुछ लिमिटेशन भी थी। हालांकि इनका ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं उसमें नहीं जा रहा। जो भी ये बता रहे हैं, जो मैं भी बता रहा हूँ इसमें, वो इन्हीं का ओपिनियन बता रहा हूँ। दूसरी पे जब एंड ऑफ द 70 में गए तो वो थोड़ा सा क्लियरिटी आई, ठीक है। लेकिन कंप्लीट क्लियरिटी जो है कि हमें जो है कि 1990 के बाद देखने को मिली। जब क्राइसिस हुआ 1991 का, जब हम कहते हैं कि हमारे पास ना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि हम रिटर्न में दें और जो कि हमें कुछ चीज़ें मिल सके बाहर से, ठीक है। तो वो कई मतलब सिचुएशन निकल करके आई थी और उसको एनसीईआरटी में कवर करेंगे, यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है। तो उसमें जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये हुआ कि इंडिया की अब इकोनॉमी, क्योंकि ये देखिए जो आप 19 से लेकर के आप 1950 से लेकर के आप 1985 या फिर 90 तक बोल सकते हो। इस समय क्या होता है ना, हम इसको लाइसेंस राज के रूप में बोलते हैं, ठीक है। होता क्या, हर एक चीज़ के लिए आपकी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता था, और कोई बिना क्लियरिटी के कोई तो बिजनेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था कि कैसे बिजनेस किया जाए, और बहुत से प्रोजेक्ट फंसे रह जाते थे। गवर्नमेंट का बहुत कुल मिला के डोमिनेंस और जो कि रूल हुआ करता था। उसी के बाद में देखते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हुई तो और चीज़ें नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन उसी दौरान हमने ये भी देखा कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, फिर उसके बाद जो कि इम्प्रूव हुआ। उसके बाद हमने 1960 में जा कर के ना ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। तो जो हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट हो गए, और हम जो कि बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय, समझिए कि 1965 के आसपास या 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन किए, और 2 से 3 साल में हमें इसका आउटकम देखने को मिल गया, और कुछ ही समय में हम सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, और उसके बाद एक्सपोर्टर भी फूड ग्रेन का बनने की कगार पे आ गए। तो ये यहाँ पे करते हैं। और जब हमारा ये क्या बोलते हैं, जब 1991-92 का जो वर्स्ट क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर के हुआ, तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। तब तक हम क्लोज थे, कम्प्लीटली क्लोज नहीं थे, बट बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो हमने ओपन कर दिया, ओपन किया, तो उसी को हम कहते हैं LPG। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन कर दिए, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिए, ग्लोबल से मतलब जैसे भी यहाँ पे LPG लिए। लिबरल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि लाइसेंस जो हुआ करता था ना, अब उतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता, तो कुछ चीज़ों को डी लाइसेंसीकरण कर दिया गया। उसमें जैसे मान लीजिए कि एटॉमिक और फिर डिफेंस वगैरह को छोड़ करके स्पेस को, जैसे मान लीजिए रेलवे है, या फिर मान लीजिए एग्रीकल्चर है, फिर या सर्विस सेक्टर कुछ है, हेल्थ है, तो उसमें कर दिया कि भाई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप आकर के करिए। फिर प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी एक्स है, तो उसमें गवर्नमेंट का पूरा 100% शेयर हुआ करता था। फिर उसके बाद हम कर दिए ना, वैसा है कि हमारा जो कि 49% रहेगा या फिर 50% से कम रहेगा, आप जो कि मेजर शेयर। फिर उसके LPG ग्लोबल, अब इसको हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिए, अपनी इकोनॉमी कर दिए कि आप आइए हमारे यहाँ जो कि बिजनेस करिए, और इंडियन की कंपनी को वही बोल दिया गया कि आप जाइए बाहर जो है कि आप बिजनेस करिए, राइट। और इसका नतीजा हम देखिए किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देख सकते हो कि इस समय ग्रोथ आपकी ऑलमोस्ट ना के बराबर थी इससे पहले, लेकिन जब हम LPG किए 1991, 93, 2001 से लेकर के इसकी GDP की जो ग्रोथ रेट एनुअली रही वो 6.20 रही। फिर उसके बाद 2001 से लेके 2001-2002 के बीच से लेकर के 2012-13 के बीच में 7.4% रही। फिर 2013 से लेके 2013-14 से लेके 2019-20 तक 6.7 थी। और जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला ना, ये 2005-2006 से लेके 2010-11 के बीच में देखने को मिला है, समझ सकते हो आप। तो इस सब का नतीजा हमें ये कहता है कि नहीं, कि हमें अगर हम अपना व्यक्तिगत करें तो ये
आर्गूमेंट यहाँ पे होता है कि आर्गूमेंट बिटवीन लाइन निकलता है कि हम क्लोज इकोनॉमी कब नहीं रह सकते और जो है कि हमें ओपन रहना चाहिए, उससे बेनिफिट होता है। देखिए उसके बावजूद भी जब ग्लोबल क्राइसिस 2008-9 में आई ना, तब भी हम अच्छा खासा जो है कि ग्रोथ कर रहे थे। और इस पीरियड में जो है कि हमारा इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक जो कि काफ़ी स्टेबल थी। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हुआ करते थे ना, इन्वेस्टर हुआ करते थे, उनको लगता था कि इंडिया में काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो वो बहुत ज़्यादा आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए। उसके बाद हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था या फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट बोल सकते हो, बहुत लो था हमारा। मतलब लो क्यों था? क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें को एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट हमारा कम हो गया। उसके बाद जो कि हमें फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट के रूप में जो कि आने लगी, राइट। तो ये सारी चीज़। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखेंगे, एक सेट बैक आफ्टर 2011 के बाद थोड़ा सा लगना शुरू हो गया, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ देखिए, 2010, 8, 9, ये जो 10 यहाँ पे देखिए, जो 2004, 5, 6 इसमें क्या हुआ था, 2009 में ना फिर यूपीए सेकंड आ गई थी फिर। तो इसमें क्या हुआ था कि पॉलिसी पैरालिसिस की लोग डिफिनेशन देते हैं। मतलब ये हुआ था कि कोई मतलब कि फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट नहीं थी, तो डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कर रही थी। तो इस वजह से 2010-11 के बाद ना अच्छा परफॉर्मेंस, फिर भी ऑल ऑन एवरेज पे हमने देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। दूसरी बात यह है कि अब हम राइज ग्रोथ, अब अगर हम फ्यूचर की बात करें कि हम कैसे कर सकते हैं फ्यूचर को सिक्योर। देखिए ये प्रेजेंट टाइम में कोविड और इसका जो है कि हमें देखने को मिला इसका सेटबैक, तो इस वजह से हमें एक ज़रूरत है नई रोड मैप की इंडिया को ग्रोथ रेट को लेकर के, जिससे हम मोस्टली अच्छा खासा ग्रोथ रेट जो कि अचीव कर सकते हैं। तभी हम डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस अचीव कर पाएंगे 1947 तक, राइट। और इसके लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर हमें डेवलप कंट्री रिक्वायर क्या होगी, हमें जो फिक्स ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रेट है ना, वो करंट लेवल, ठीक है, 28 से ऑफ जीडीपी का 23% होना चाहिए जीडीपी का, अगर हम चाहते हैं तो। दूसरी बात है कि कैपिटल आउटकम रेशियो एट द 4 पे होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर हमें डेवलप बनना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करिए। मोस्टली हम क्या होते हैं ना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे हम मेजरली डिपेंडेंट हैं। लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, हम गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो इस वजह से आप ये करिए ना, पहली बात प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करिए, राइट। वो इंडिविजुअल हो सकते हैं और कॉरपोरेट भी हो सकते हैं। और इस वजह से आप जो कि 2047 तक आप डेवलप्ड का टारगेट अचीव कर पाएंगे। और इन सब के बावजूद, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि विकास के चक्कर में आप पूरा प्राइस, जैसे इस समय इन्फ्लेशन बहुत, उसको इग्नोर मत करिए, ठीक है, ये चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि अगर हम ये सब कैसे कर सकते हैं, और एक है कि हम हमेशा बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और और एक हमें स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर बनाना होगा, ठीक है। हम एक्सपोर्ट सेक्टर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास इफ़िशिएंट डॉलर आएगा। फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तभी आप एक्सपोर्टर अच्छे से हो पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल सेफ्टी जो होती है उस चीज़ को, और ऐसा नहीं है कि ये सब के चक्कर में इक्विटी मतलब सस्टेनेबिलिटी को आप इग्नोर कर दीजिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रशिया वार चल रहा है और इंडिया देखिए कि इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन एक दुर्भाग्य थोड़ा सा है कि पर कैपिटा इनकम में इंडिया का ना रैंक काफ़ी पीछे है, 142 है और 197 कंट्री में, ठीक है। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट होती हैं तो कुछ नेगेटिव भी होती हैं, ये हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट इस सेकुलर डिक्लाइन डेवलप्ड कंट्री। मतलब ये कह रहा है ना, ये एक रिपोर्ट है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन इसके रिपोर्ट के अनुसार से ये कहती है ना कि जो डेवलप्ड कंट्री है, मतलब अभी तो इंडिया डेवलपिंग है, जो डेवलप्ड है जैसे यूएसए, यूरोपियन कंट्री, तो उनका ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है।
अब क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो एक सब्जेक्टिव टिप्स है, उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये हम नॉर्मल सा वीडियो डिस्कस करने की कोशिश किए। जो ये काफ़ी फेमस, काफ़ी इमिनेंट पर्सन है, सी रंगराजन सर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।